गुड आफ्टरनून ऑल। यही है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक है, कैसे हो सभी लोग, कैसे हो? ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा। ये बच्चा है, ये गुड मॉर्निंग जरूर बोलता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट जस्ट इन 2 मिनट ना। ठीक है, फटाफट ज्वाइन हो जाओ और इन्फॉर्म कर दो हाय बेटा। ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म योर कलीग्स कि हाँ वो भी आ जाए ना। किसी का कुछ डाउट है कोई? गुड इवनिंग बेटा। किसी का कुछ भी डाउट है? सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन तो कर लिए। That's why I'm getting your messages ना। Just 1 second। बच्चे, आई एम फाइन फाइन फाइन। ठीक है। खुश रहो। राज पांडे। कैसे हो सभी लोग? चीजें समझ में आई? किसी का कुछ डाउट है? ठीक है। किसी का अगर कुछ डाउट है स्पेशली प्रियम्बल से तो पूछ लो। ठीक है, प्रियम्बल में कंफ्यूज मत होना। मैंने धर्मनिरपेक्ष थोड़ा सा, मैं बहुत ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष मैंने बताया था तो भारत धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। सर्वधर्म संभाव है वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव लिबर्टी नहीं है, निगेटिव लिबर्टी है। बट पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे मैं आगे चल के बाई लॉज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब आर्टिकल 13 बताऊंगा तो बाई लॉज, कस्टम्स, पर्सनल लॉज सारे बताऊंगा, टेंशन नहीं। आर्टिकल 3(2) हिंदी में समझने के लिए बोले थे, बिल्कुल बिल्कुल मैं सारे समझाऊंगा। देखो अब इंग्लिश वाले बदमाशियां नहीं करेंगे। मैंने उस दिन इंग्लिश में समझाया था आर्टिकल 1 से लेकर 3 तक। आज थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं। सर क्योंकि दिन में फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो उसको गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं। दैट्स ग्रेट। ठीक है, ठीक है, बच्चे हैं, कुछ जानकारी मुझे भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ऐसे समझदार हो जाऊंगा, मैं भी ऐसे किसी से मिलूंगा। गुरुजी रेगुलेटिंग एक्ट। देखो रेगुलेटिंग एक्ट, हाँ मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानबूझ के नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट रेगुलेटिंग एक्ट, मैं कवर करूंगा बेटा उसको जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे ना। जैसे स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियन से। ठीक है, तो एक दो क्लास लेने के बाद सारे के सारे एक्ट वहां कवर करेंगे। जय हिंद बेटा। क्या हो गया? सर आज बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या हो गया? आज मॉर्निंग से ही क्लास नहीं ले पाया हूं। अच्छा, ट्रेनिंग हो रही थी कुछ दिनों तक। कोई गुस्सा नहीं, सारे गुस्सा छोड़ दो। ठीक है, वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट बेटा। ठीक है, बातें हो गई खूब सारी। सो स्टार्ट करें। किसी का कोई डाउट नहीं है, सब अपना रोना धोना करना चालू कर देते हैं। किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे देखो, कल मैंने आपको पढ़ाया था। कल नहीं मतलब मैं कल बोलूं तो आप प्रीवियस क्लास समझना। ठीक है, पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था बेटा? यहाँ पे देखो, मैंने बताया था। सबसे पहले बताओ, जितने बच्चों को याद है मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि पिछली कुछ क्लासेस में मैंने क्या पढ़ाया था? ठीक है, इसलिए मैं हमेशा गुड मॉर्निंग ही बोलता हूँ। दैट्स ग्रेट। ठीक है, यस सर, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, बच्चे देखो। ठीक, बेटा देखो ध्यान से, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको कल क्या पिछली क्लास में क्या बताया था? कल बोलता हूँ मतलब पिछली क्लास में। तो पिछली क्लास में क्या बताया था? मैंने आर्टिकल 1 के बारे में बताया था, जिसमें बताया था बेटा आर्टिकल 1 का जो क्लॉज 1 है उसमें दिया है कि क्या भारत के दो नाम होंगे, मतलब एक इंडिया दूसरा भारत। इंडिया का मतलब बिल्कुल हिंदी भारत नहीं होता, दो नाम है, एक इंडिया है दूसरा भारत है। ठीक है, फिर बेटा मैंने उसके सब क्लॉज 2 में बताया था कि चाहे वो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है, उसका जो डिटेल होगा दैट शैल बी स्पेसिफाइड इन द क्या फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल यहां से याद हो गया होगा, अब आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 याद हो गया होगा। ज्यादा हो गई इंफॉर्मेशन, रुको ध्यान से सुनो। आर्टिकल 1 में पहली बात क्या कही? क्लॉज छोड़ दो, क्लॉज छोड़ दो, तीन चीजें याद रखो। पहली बात क्या कही गई कि भारत के दो नाम होंगे, कौन कौन से? इंडिया और भारत। ठीक है, और दैट शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट मैंने आपको बताया था, और यूएसए और इंडिया का कंपेयर करके दिखाया था बेटा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब देखो उसके बाद वाला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वाला पॉइंट ये है कि चाहे वो जो स्टेट्स है इंडिया के और जो यूनियन टेरिटरी है,
वो स्पेसिफाइड होंगे, वो मेंशन होंगे कहाँ पे, फर्स्ट शेड्यूल में। ये दूसरी बात है। तीसरा पॉइंट था बेटा कि जो इंडियन टेरिटरी है, मैं यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं। तो जो भारत का क्षेत्र है उसमें तीन चीजें होंगी। पहला क्या होगा बेटा, पहले तो सारे स्टेट्स होंगे, फिर दूसरा क्या होगा, यूनियन टेरिटरी होगी, और तीसरा क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कोई राज्य है, कोई क्षेत्र है जो एक्वायर किया गया तो भारत का हिस्सा हो जाएगा। ये तीन चीजें क्लियर हैं, ठीक है। ये पहले आर्टिकल में था। दूसरे आर्टिकल में बेटा मैंने आपको दो चीजें बताई थी, सिर्फ दो चीजें। किसी को अगर समझ में ना आया तो बताना। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है क्वासी फेडरल है इंडिया। हाँ बेटा, क्वासी फेडरल है। जैसे बताओ क्या भारत कंप्लीटली सोशलिस्ट है? नहीं है ना, सोशलिज्म के कुछ अंश हैं। तो ऐसे ही क्वासी फेडरल है। क्या भारत कंप्लीट फेडरल है? नहीं है। यूएसए है कंप्लीट फेडरल, ठीक है। तो भारत क्वासी फेडरल, क्वासी मतलब जो आधा हो, थोड़ा सा हो, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। दूसरा आर्टिकल बता रहा था, याद करो, मेरे साथ साथ सारे आर्टिकल्स याद करने हैं, ठीक है। और सुन लो, जब आपको पॉलिटी में सारी चीजें याद हो जाएंगी तो हिस्ट्री तो हलवा है। हिस्ट्री में तो मतलब इतनी कहानियां हैं, ज्यादातर कहानियां हैं, उसको रिलेट करके तो 2 मिनट में याद करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। बेटा देखो, दूसरा आर्टिकल नंबर 2 में सिर्फ दो चीजें कही गई है कि पार्लियामेंट मे बाई लॉ दो चीज कर सकता है, एडमिट और स्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, मतलब नए राज्य। भारत के अंदर जो राज्य है वो नहीं, नए राज्य। भारत से बाहर अगर मान लो कोई क्षेत्र है तो उसको राज्य बना सकता है, ठीक है। आर्टिकल 2 के अंदर कौन बनाएगा? पार्लियामेंट में बाय लॉ, कानून से बनाएगा। समझ में आया? ठीक है। अब आर्टिकल 3 देखते हैं बेटा। सूडो सोशलिस्ट कहा जाता है, ठीक है बच्चे, उसमें नहीं आते हैं, ठीक है। अभी सुनो, जो पढ़ा रहा हूं वो सुन लो। मैंने इसीलिए पूछा था, डाउट पहले ही पूछ लो, डाउट पहले पूछे नहीं, अभी ये डाउट्स आ रहे हैं। देखो, तो फिर मैंने बोला आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 भी पढ़ाया था। आर्टिकल 3 में बेटा दो तीन चीजें डिफाइंड है बस। अब आर्टिकल 3 जो है वो भारत के अंदर जो स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है, उसके एडजस्टमेंट को लेकर बात कही गई है। अब उसमें टोटल 5 चीजें कही गई है, ठीक है। तो उसमें पहला क्या कहा गया है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, एक यहां पे देख के पढ़ते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। और थोड़ा लिखूंगा नहीं, मैंने उस दिन लिखा था ना, तो आपको हिंदी में कर लेते हैं। देखो, चलो ठीक है, वापस से देखते हैं, आर्टिकल 1 से ही देख लेते हैं, कुछ भी ना छूटे। ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया, ये बता ही दिया मैंने आपको कई बार, ये याद भी हो गया होगा कि नाम क्या होगा, भारत और इंडिया, और क्या होगा, ये राज्यों का संघ होगा, मतलब दैट शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। मतलब इतनी हिंदी तो देखो आपको भी नहीं आती होंगी, तो मतलब नाम लिखा होगा, कहां लिखा होगा, विनिर्दिष्ट होंगे, मतलब ऐसा नहीं फ्यूचर में होंगे, अभी है ऐसा है। तो भारत का मतलब यूनियन टेरिटरी और जो स्टेट्स हैं सबके नाम कहां पे होंगे, सबका डिटेल्स, नाम ही नहीं, डिटेल्स कहां पे होंगे सबके बारे में, फर्स्ट शेड्यूल में। देखो बेटा, तीसरा बताया था मैंने, तीसरा क्लॉज है, क्लॉज लॉज मत याद करो, सिर्फ ये याद रखो कि आर्टिकल 1 में क्या क्या है, क्या है कि जो राज्यों का क्षेत्र है, मतलब स्टेट्स के बारे में। और प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुछ नहीं बोल रहा है। अब प्रथम अनुसूची में तो ये भी है, ये भी है, ये फालतू की बातें, बस ये रखो कि क्या संघ राज्य क्षेत्र, मतलब यूनियन टेरिटरीज। ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जा सके, मतलब जो मतलब फ्यूचर में एक्वायर किए जाएंगे वो रहेंगे। उस दिन मैंने पूछा था, आप देखो ये कमेंट तुरंत आने चाहिए, देखो एकदम एक्टिव रहो, आराम से बैठ के पढ़ना। अब बताओ इसमें से कौन सा ज्यादा बड़ा क्षेत्र है, मतलब किसका क्षेत्र ज्यादा बड़ा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का या इंडियन टेरिटरी का? उस दिन समझाया था, एक भी कमेंट गलत नहीं आना चाहिए, बेइज्जती मत कराना। चलो कमेंट करो फटाफट, बताओ क्या बड़ा है, यूनियन ऑफ स्टेट्स या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया, क्या बड़ा है बेटा? बताओ बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी बताओ। इंडियन टेरिटरी बोल रहे हैं बच्चे। हाँ, ऐसे ही ध्यान से पढ़ना पूरी क्लास बेटा, ऐसे ही पढ़ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये समझ लेना, ठीक है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, हाँ हाँ, टेरिटरी ऑफ इंडिया, बच्चे लिख रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडियन टेरिटरी, ठीक है ठीक है। ग्रेट, ग्रेट बेटा, ठीक है। अब यहां लिखा भी हुआ है,
देखो बच्चे, अब आर्टिकल 2 में मैंने आपको क्या बताया कि जो नए राज्यों का गठन होगा, मतलब एडमिट भी कर सकते हैं और स्टैब्लिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम स्वीकार कर सकते हैं, कोई आना चाहे, जैसे सिक्किम आया था, मैंने आपको बताया था, जैसे सिक्किम भारत में, अभी मैं आपको बताऊंगा, आज तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताऊंगा। मैप लाए हो सभी? ठीक है, नहीं भी लाए हो तो मैं लाया हूं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में क्या है बेटा? आर्टिकल 2 में सिर्फ इतना है कि जो नए राज्य होंगे उनको पार्लियामेंट में बाई लॉ स्टैब्लिश कर सकती है और एडमिट कर सकती है, मतलब उनका गठन कर सकती है और उनको स्वीकार सकती है। 2A याद करने की जरूरत नहीं है, रिपील हो चुका है, बताऊंगा कैसे क्या हुआ। 2A अभी सिक्किम का गठन देखना, फिर बता दूंगा मैं। ठीक है, तो ये अनुच्छेद देख लिया आपने। अब देखो इसमें आर्टिकल 3 में, अब इसमें टोटल 5 चीजें हैं, ये याद रखना, और बहुत सिंपल है। इसमें देखो, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, यहाँ पे जो लिखा है मत देखना, यहाँ पे सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि एक स्टेट कैसे बन सकता है, मतलब कोई भी एक स्टेट कैसे बन सकता है, या तो दो स्टेट्स की एरिया को मिला दें, ठीक है, या दो स्टेट्स के एरिया को मिला दें, या एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी के एरिया को मिला दें, या दो यूनियन टेरिटरी के एरिया को मिला दें, या फिर, मतलब मेरे ख्याल से हो ही गए, या दो यूनियन टेरिटरी को मिला दे और एक स्टेट बना ले। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं कि फॉर्म अ न्यू स्टेट्स बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू, चाहे वो यूनाइट कर दे, चाहे वो अलग कर दे, चाहे एक ही स्टेट को अलग अलग करके दो राज्य बना दे। ठीक है, तो इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना दिमाग लगाना है, जितने भी तरीके से पॉसिबल है भारत, मतलब पार्लियामेंट, स्टेट्स को फॉर्म कर सकता है। और ये स्टेट्स कौन से फॉर्म होंगे बेटा? जो ऑलरेडी इंडिया में है। आर्टिकल 2 कहता है, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 2 कहता है जो इंडिया में नहीं है, मतलब वो बाहर के कोई स्टेट है, मान लो पाकिस्तान का कोई क्षेत्र है, अब वो भारत में आ जाए, ठीक है, पीओके की बात मत कर, पीओके तो अपना ही है, तो पाकिस्तान का कोई पार्ट है, वो बोलेगा नहीं मैं इंडिया में आना चाहता हूं, हम कहेंगे चलो आ जाओ, तो वो कहां आएगा? आर्टिकल 2 के अंदर। लेकिन भारत में ही किसी राज्य का, जैसे अभी तेलंगाना बनाया गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग करके, आंध्र स्टेट से अलग करके, तो वो किस में आएगा? वो कौन से आर्टिकल के अंडर आया? आर्टिकल 3, क्योंकि वो पहले से ही भारत का पार्ट था। हाँ, बिल्कुल बच्चे, एक बच्चा बोल रहा है कि आर्टिकल 3 से ही सारे स्टेट्स बने हैं, ठीक है, जो फॉर्म हुए हैं, एकदम सही कह रहा है बच्चा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो बेटा, अब देखो इसमें कुछ है ही नहीं, क्या कर सकता है पार्लियामेंट? इंक्रीज द एरिया, डिमिनिश द एरिया, मतलब किसी राज्य का क्या कर सकता है? एरिया इंक्रीज कर सकता है, फिर क्या कर सकता है? घटा सकता है, और क्या कर सकता है? उसकी बाउंड्री चेंज कर सकता है, और क्या चेंज कर सकता है? उसका नाम चेंज कर सकता है, मतलब 4 चीजें, और उससे पहले स्टेट तो बना ही सकता है, ये 5 चीजें दी गई हैं, बस और कुछ नहीं दी। क्या कर सकता है बेटा? हिंदी में देख लो, क्षेत्रफल क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है, क्षेत्रफल कम कर सकता है, ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, और किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। बच्चे देखो, फिर से 12 बजे रात को एक क्वेश्चन आएगा, बताओ कौन सा? कि हम अपने स्टेट्स का एरिया कम कर देंगे, एरिया कम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कम करके किसी और कंट्री को दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेरूबारी केस पढ़ाया था ना, ठीक है, 1960 वाला प्रियम्बल में, ठीक है, उस जिसमें क्या कहा गया था, किसी को याद हो तो बताओ, कहा गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद दूसरा केस आया था, उसके बारे में बताया था, ठीक है, 1973, जिसमें कहा गया, और क्या क्या कहा गया था कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद एलआईसी ऑफ इंडिया केस आया था, उसमें भी बोला गया था प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केशवानंद भारती में, और इसमें एलआईसी ऑफ इंडिया में। तो बेरूबारी में, मतलब अभी आपको मैं केसेस दिखाऊंगा, अलग से दिखाऊंगा, बेरूबारी में ये बात आई सामने कि क्या एरिया कम करना, मतलब किसी एरिया, किसी राज्य के एरिया को कम करके किसी दूसरी कंट्री को दे सकते हैं। बताया था ना, पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र बेरूबारी। सभी आर्टिकल याद हो गए 3 तक? आर्टिकल 4 में कुछ नहीं है, आर्टिकल 4 में सिर्फ ये कहता है कि जो भी संशोधन होंगे, बेटा देखो आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में संशोधन ही तो हो रहा है, बिल तो बन रहा है ना, तो जो भी संशोधन होंगे आर्टिकल 2 और 3 में, ये आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा, बस इतना याद रखना, आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आएगा। यहां तक समझ में आया बेटा? कोई सरकार अगर डेमोग्राफी चेंज करके पॉलिटिकल फायदा उठाए तो बिल्कुल कर सकते हैं, एससी में चैलेंज कर सकते हैं बच्चे। सर टेल मी वन थिंग, if you are making a star by state, by combining states,
एंड स्टेट्स बाय इफ वी आर, कमेंट गया ऊपर, वापस से कॉपी पेस्ट करो। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिल्कुल बेटा बिल्कुल एकदम सही। कि 100वां जो संविधान संशोधन था उससे हमने क्या किया, वही बताया गया, वही बताया गया, बस बता रहा हूं। एक बच्चा बोल रहा है, देखो अब 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी समझ लो। स्टिल विल बी वन थिंग कंबाइनिंग, इफ वी आर कंबाइनिंग टू स्टेट्स टुगेदर देन हाउ कैन इट बी वन। हो जाएगा बेटा, क्यों नहीं होगा। आप देखो, देखो कंबाइनिंग टू स्टेट्स किसी दो, अभी देखेंगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आने दो, मैंने पूरा मैप वगैरह यहाँ पे लिया है, सारा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे आने दो, ठीक है। बच्चे देखो, एक बच्चा कह रहा है कि 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो बेरुवारी में क्या कहा गया कि यहाँ पे अगर, ध्यान से सुनो, यहाँ पे स्टेट, राज्य का जो क्षेत्र है वो कम कर सकता है तो ठीक है वो, लेकिन इंडिया में मतलब कम करके किसको दोगे, इंडिया के दूसरे राज्य को, ठीक है। बच्चे सुनो, पहले तो ना जब मैं पढ़ाऊं ना तो कमेंट मत किया करो, क्योंकि कमेंट पे आधा दिमाग रहेगा, ठीक है। भले तुम कुछ भी, जब पूछूंगा तब बताना, ठीक है। लेकिन जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो किसके अकॉर्डिंग हुआ था, वो आर्टिकल 368 के अंदर हुआ था, इस बात को ध्यान रखना, वो आर्टिकल 368 के अंदर हुआ था, ठीक है। और वो क्यों हुआ था, क्योंकि बेरुबारी केस में कहा गया कि ये जो कम करना है, एरिया को डिक्रीज करना है, ये सिर्फ भारत के क्षेत्र में है। किसके क्षेत्र में है, भारत की रिगार्डिंग है। अगर इंडिया में ही एरिया कम करके दूसरे स्टेट्स में मिला रहे हो, या यूटी बना रहे हो, या स्टेट्स बना रहे हो, कुछ भी करो चलेगा, लेकिन किसी दूसरे देश को नहीं दोगे। दूसरे देश को अगर ऐसा कुछ, चाहे वो बाउंड्री बता रहा हूं, चाहे वो कुछ भी हो, अगर मान लो कोई क्षेत्र किसी दूसरी कंट्री को ऐड करना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो भी आर्टिकल 368 के अंदर। इस बात को समझ में आया, बस इतना ही समझो। और सुनो, ये हो गया। फिर 1969 में सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया जिसमें उसने बोला कि अगर मान लो छोटा मोटा बाउंड्री विवाद है ना, तो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही कर सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है ही नहीं, ना 3 से कर सकते हैं, 2 से कोई जरूरत नहीं है, 368 में भी नहीं करना है, ऐसे ही कर लो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ही कर लो, ठीक है, बिना किसी संशोधन के। देखेंगे आगे, चलो सुनो, ठीक है। जो संशोधन होता है ना यही बच्चे, यही तो बता रहा हूं मैं कि आर्टिकल 3 के अंदर नहीं किया गया। जो बांग्लादेश, एक बच्चा पूछ रहा है कि जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, ठीक है, तो उसको हमने सेटलमेंट किया अभी, ठीक है, तो सेटलमेंट किया 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो क्या वो आर्टिकल 3 के अंदर किया गया, नहीं, उसको आर्टिकल 3 के अंदर नहीं किया गया, ठीक है। समझ में आया, ये एक तरीके का संशोधन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको माना ही नहीं जाता, ठीक है। अगर आर्टिकल 3 के अंदर हुआ है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, वो मैं बाद में बताऊंगा, फिर आप कंफ्यूज हो गए, फिर ये 12th अमेंडमेंट क्यों आया, 7th क्यों आया, तो उसमें मत जाओ। मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, वो 368 के अंदर हुआ, जब अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। अब सुनो, अब आर्टिकल 3 के अंदर या 2 के अंदर जो भी क्या होगा, जो भी अमेंडमेंट होगा, जो भी संशोधन होगा, वो बस ऐसे ही होगा, सिंपली समझ लो, मैं एकदम सिंपल समझाता हूं। ठीक है बच्चे, देखो यहाँ पे संशोधन कैसा हो रहा है मैं वो बता रहा हूं। आर्टिकल 2-3 में कैसे संशोधन होता है, ठीक है। कुछ चीजें ध्यान से देखना, इसमें ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा आया भी है, पीवाईक्यू में दिखाऊंगा इसमें भी। तो ऐसा पूछा जा सकता है, क्या इस बिल को, मतलब ऐसा कोई अमेंडमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की जो रिकमेंडेशन होती है, ठीक है, वो जरूरी होती है, तो बिल्कुल जरूरी होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट स्टेप, जो मैं बता रहा हूं फर्स्ट स्टेप नहीं होता, चलो ठीक है।
यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करेगा बेटा, विल रिकमेंड। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल रिकमेंड, क्या रिकमेंड करेगा, बिल को, कि ऐसा संशोधन होना चाहिए। लेकिन ध्यान दो, पार्लियामेंट किसको रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट का। ऐसा संशोधन कौन करती है, पार्लियामेंट ही करेगी, सिंपल सी बात है। तो बेटा ध्यान से सुनो। अच्छा, प्रेसिडेंट कैसे करता होगा, मतलब कैसे रिकमेंड करता होगा। देखो, एक बच्चा बोल रहा है 2/3 मेजोरिटी, नहीं 2/3 मेजोरिटी इसमें, वही तो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान से सुनो, आप कोई कमेंट मत करो, क्योंकि कमेंट में दिमाग रहेगा तो ये नहीं समझ पाओगे। देखो ध्यान से, मैंने बताया कि सबसे पहले एक बिल बना। बिल कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जनरली जिससे रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री होती है वही बिल तैयार करती है। बिल प्रॉपर उसने बिल प्रिपेयर कर दिया। वो जो बिल होगा, मतलब मैं अगर कोई भी चीज बोलूं, A to Z अगर कोई भी चीज बोलूं, मैं प्रेसिडेंट अगर बोल रहा हूं तो प्रेसिडेंट का मतलब ही होता है कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ किसके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो एडवाइस करता है, मतलब रियल डिसीजन तो वही लेता है। इसीलिए प्रेसिडेंट को दी जूरे बोला जाता है कि सिर्फ नॉमिनल हेड है। रियल हेड कौन है बेटा, रियल हेड तो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। ध्यान से देखना, तो ये क्या करेंगे, बिल को रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को। किसको रिकमेंड करेंगे, पार्लियामेंट को। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे बेटा, ये बिल को भेजेंगे, ये रिकमेंड द बिल। ठीक है, ये बेटा बिल रिकमेंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये रेफर करेंगे बिल को, किसको क्या करेंगे, बेटा देखो, अगर मान लो कोई स्टेट बन रहा है, ठीक है, कोई नया स्टेट फॉर्म हो रहा है, या उसकी बाउंड्री कट रही है, अलग हो रहा है, या स्टेट का यूनियन टेरिटरी में थोड़ा सा हिस्सा जा रहा है, तो बताओ उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी ही, फिर उसको बिल रेफर करेंगे। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अब क्या करें, अब इसके पास दो ऑप्शन है बेटा। ये क्या कर सकता है, ये रिजेक्ट कर सकता है। ध्यान से देखना, या फिर क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ ऐसा कर दो, या तो रिजेक्ट कर दे या फिर एक्सेप्ट कर दे। बात सुन में आई, यही दो ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। सबसे पहले क्या होता है बेटा कि जो प्रेसिडेंट है, अगर ऐसा कोई संशोधन होना है, कोई राज्य का निर्माण होना है, कुछ भी होना है, तो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, किसको रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट को, कि ऐसा संशोधन करना है। ठीक है, फिर एक बिल फॉर्म होके आया, वो सब नहीं समझना है जो मैं बता रहा हूँ, बिल फॉर्म होके आया वो भूल जाओ, वो 50 बार मैं बताऊंगा, 50 बार समझोगे। ठीक है, तो जो बिल फॉर्म होके आया कि ऐसे ऐसे परिवर्तन करेंगे, मतलब पूरा डिटेल्स रहेगा किस तरीके से परिवर्तन करेंगे, कौन कौन सा एरिया जाएगा, तो वो किसको रेफर किया जाएगा बेटा, वो जो मतलब जो भी स्टेट होगा जिसकी सीमा में परिवर्तन हो रहा है, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के को, मतलब उस स्टेट की, मतलब उस राज्य की विधानसभा को वो बिल दिया जाएगा। विधानसभा के पास बिल गया। अब वो ऐसा भी है कि विधानसभा में वो क्या हो सकता है, बिल ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो ही ऑप्शन है, या तो वो क्या होगा बेटा, एक्सेप्ट कर ले कि हाँ परिवर्तन कर दो, या फिर वो रिजेक्ट कर दे कि परिवर्तन मत करो। अब क्या होगा, कुछ भी हो, वो चाहे रिजेक्ट करे, वो चाहे एक्सेप्ट करे, चाहे वो रिजेक्ट करे चाहे वो एक्सेप्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा। ठीक है, पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी। एक बच्चा बोल रहा था 2/3। इसीलिए मैं सबसे पहले मेजोरिटीज ही पढ़ाऊंगा। ठीक है,
क्या करेगा बेटा? पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी क्या, यहां पे लिख रहा हूं पास। पास मतलब क्या पास? उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गिव हिज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना असेंट दे देंगे और वो काम हो जाएगा। मतलब यहाँ बिल पे हो जाएगा, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव काम करती है। मैंने बोला था ना, जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है उसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, तो कार्यपालिका अपना काम करेगी। ठीक है, एक बच्चे का जेन्युइन डाउट है तो ले लेते हैं कि कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेचर नहीं था। तो बेटा जब स्टेट लेजिस्लेटर नहीं होता है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा प्रेसिडेंट रूल में, कि जो लेजिस्लेचर पावर होती है, मतलब जो कानून बनाने की शक्तियां होती है विधानसभा की, वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती है। तो फिर प्रेसिडेंट ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने रिकमेंड किया खुद को ही। ठीक है, खुद को ही मतलब, अरे सारी की सारी पावर जो अध्यादेश ऑर्डिनेंसेस बनाने की शक्तियां आ जाती है, वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है। तो राष्ट्रपति ने खुद को ही क्या किया? रेफर किया, और खुद ही उसको क्या कर दिया? एक्सेप्ट भी कर लिया। और जैसे एक्सेप्ट किया, फिर उसको पार्लियामेंट में भेज दिया। ठीक है, पार्लियामेंट में पास हो गया। ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया और बाउंड्री चेंज हो गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। हाँ, एक बच्चा ये बोल रहा है कि ये पार्लियामेंट का मतलब क्या है, कि ये लोकसभा, ये राज्यसभा। मेरे बच्चे, जब मैं दोनों बोलूं ना, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी हाउस में पहले आ सकता है। तो यहां मैं लिख देता हूं ईदर हाउस, तो आप समझ जाना। देखो दोनों दोनों से अलग अलग पास होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं क्या, ईदर हाउस मतलब किसी भी हाउस में जा सकता है बेटा। मतलब मैंने लिखा है, आप देख लेना यहां पे। बच्चे समझ में आया? एकदम सिंपल और कुछ नहीं। आर्टिकल 2 और 3 के अंडर में अगर कोई संशोधन करना है, देखो आर्टिकल 1 समझ गए होगे, 2 समझ गए होगे, 3 समझ गए होगे। ठीक है, चौथे में अब ये आर्टिकल 2 और 3 का प्रोसीजर है, ये किसी आर्टिकल में नहीं दिया है, ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर। समझ में आया? ठीक है, क्या कहा गया है आर्टिकल 4 में? ठीक है, आर्टिकल 4 में ये कहा गया है कि जो अमेंडमेंट होगा वो नहीं आएगा आर्टिकल 368 के अंदर, और इसका जो अमेंडमेंट होगा वो बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से होगा। किससे होगा बेटा? सिंपल मेजोरिटी से। तो क्या हुआ, सबसे पहले बिल फॉर्म हुआ, मतलब प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, बिल फॉर्म होगा, बिल फॉर्म होके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रेफर करेगा, और ये प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी है रेफर करना। ध्यान से सुनो, ये कंपलसरी है, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता। आप सोच रहे हो कि जब रिजेक्ट कर दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो रेफर करे या ना करे, नहीं, ये बात नहीं है। रेफर करना कंपलसरी है, मतलब उनका व्यू लेना स्टेट का, वो कंपलसरी है। पास करें, कुछ भी करें, वो रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बच्चा कह रहा है कि गवर्नर को नहीं कर सकता। देखो गवर्नर को कर सकता है, सारी की सारी जो पावर होती है वो गवर्नर के अंदर आ जाती है, लेकिन जो ऑर्डिनेंसेस बनाएगा, ठीक है, वो कौन बनाएगा? वो प्रेसिडेंट बनाएगा। ठीक है, देखो यहां पे समझो, ये पहला स्टेप हो गया, समझ में आया? दूसरा, कि विल रेफर किया जाएगा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। रेफर करना कंपलसरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। क्या पास करना कंपलसरी? पास करना कंपलसरी नहीं है, वो रिजेक्ट कर दे, पास कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी बिल बनेगा, मतलब तब भी बिल पास होगा। ठीक है, कहां पास होगा? चाहे वो राज्यसभा में जाए, मैंने बोला ईदर हाउस, चाहे वो राज्यसभा में जाए, चाहे वो लोकसभा में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में पास होगा वो सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया तो बिल, ठीक है, यहां पे फिर उसके बाद असेंट देंगे प्रेसिडेंट, एक्ट बन जाएगा, और फिर एग्जीक्यूटिव स्तर पे फिर वो अपना काम होगा, मतलब पार्लियामेंट का सारा काम हो गया। बस यही लिखा है आगे। किसी को कुछ डाउट है इसमें? अब देखो एक बच्चा बोल रहा है मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में। हाँ बच्चे, मनी बिल हमेशा पहले लोकसभा में आता है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, वहां पढ़ाएंगे ना, क्यों? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं भी स्टूडेंट था ना, जो मुझे आता था फटाफट में कमेंट में यही होता था, या फिर क्लास में हूं तो क्लास में हाँ सर ये होगा ये होगा, बड़ा अच्छा लगता था, सारे लोग बड़े खुश हो जाते थे, मुझे लगता था मैं सबको बहुत इंप्रेस कर रहा हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे,
जब मैं यहां समझा रहा हूं ना, आप पूरा 100% फोकस यहां दो, ठीक है, यहाँ पे 100% फोकस दो। जैसे ही मैं डाउट पूछूंगा वहां फिर आप क्वेश्चन करना, और कुछ मत बताओ, ठीक है। आप ये भी है कि एक ही क्लास में आप मनी बिल और ये जितने बिल हैं सारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक ही क्लास में नहीं सीखो, धीरे 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 ना आपको सब कुछ आएगा, ठीक है। आपको रियलाइज होगा खुद ही को कि कब आगे आपको समझ में, आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। जैसे आपकी हाइट बढ़ती है आपको कभी पता नहीं चलता कि आपको है हिंदी लिखना है। हाँ, हिंदी लिखना है, इस बात का ध्यान रखूंगा मैं। अब सब कुछ हिंदी लिखूंगा आज की क्लास में, ठीक है बेटा। ऐसे विधेयक को क्या होगा, संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश, मतलब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन कंपलसरी है। फिर क्या करेगा प्रेसिडेंट, ऐसे विधेयक को कहां भेजेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में भेजना कंपलसरी है। कब, राज्य के मामले में, यूनियन टेरिटरी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या होगा बेटा, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य नहीं, वो रिजेक्ट करे पास करे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर आराम से क्या होगा, विधेयक में किसी भी, देखो हाँ एक चीज और है कि वो कुछ भी करे, ठीक है, पार्लियामेंट फिर पास कर देगी उसको। कैसे पास करेगी, सिंपल मेजोरिटी से। एक चीज और है बेटा, एक चीज और है, ध्यान देना। मान लो, देखो यहां पे प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दी, बिल गया कहां, लेजिस्लेटिव असेंबली में। फिर मैंने बोला ये सिर्फ राज्य राज्य के लिए है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लिए नहीं है। अब कुछ बच्चों का फिर से वही 12 बजे रात को एक सवाल आएगा कि क्या दिल्ली और पौंडीचेरी में ऐसा होगा, कुछ कहीं नहीं, यूनियन टेरिटरी में नहीं तो मतलब नहीं, उनसे पूछा ही नहीं जाएगा। वो सीधा यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा, पार्लियामेंट अमेंड कर देगी सीधा सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है, और फिर प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे, खत्म। ये दो स्टेप होगा ही नहीं। अब देखो यहां ध्यान से सुनो, मान लो रेफर कर दिया, अब इनके कुछ व्यू पॉइंट आ गए और फिर अमेंडमेंट करने लगे। लेकिन यहां जैसे ही बिल पहुंचा प्रेसिडेंट साहब को या फिर किसी को ये ख्याल आया कि नहीं इसमें कुछ और चेंजेस करने हैं, और भी चेंजेस करने हैं, उसी विधानसभा में या उसी राज्य की बाउंड्री में और भी चेंजेस करने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बिल रेफर कर दिया ना, दोबारा रेफर करने की जरूरत नहीं, कितने भी चेंज करो, ठीक है। कहोगे ये तो सर बहुत बड़ी बेईमानी हो गई, बिचारों को बताया कुछ और यहाँ पे आके बोल दिए नहीं कुछ और चेंज करना है। हाँ तो ऐसा है, ऐसा लिखा गया है, क्या करें। मेरा रिप्लाई, हाँ बताओ भाई क्या है, हमें हिंदी पढ़नी नहीं आती है। अच्छा, मेरा रिप्लाई दो, मेरा रिप्लाई दो, हाँ बोलो क्या है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है मेरा रिप्लाई दो, अरे आंसर तो, क्वेश्चन तो पूछो बेटा, ठीक है। तो बेटा यूनियन टेरिटरी के केस में बच्चे क्या है, हिंदी की, ठीक है, नो, ऐसे ही मत बोलो आप, हिंदी और इंग्लिश के लिए ऐसे मत बोलो बेटा। देखो आपको पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए कुछ मत बोलो, मैं दोनों लैंग्वेज में बता रहा हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहां पे है कि इन केस ऑफ यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी के केस में क्या होता है कि नो सच व्यूज आर रिक्वायर्ड, मतलब अगर यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, तो कोई व्यूज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। हिंदी, ठीक, ठीक है, हिंदी में लिखता हूं, ठीक है, ठीक है, हिंदी लिखता हूं, डोंट वरी, ठीक है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, हिंदी यहां भी लिखा है तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा देता हूं। आर्टिकल 4 मैंने बता ही दी बेटा कि आर्टिकल 4 में क्या है, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 368 मतलब 368 के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा, ठीक। बच्चा मैंने बताया आपको, ठीक है, कुछ केसेस के बारे में। बच्चा बोल रहा है हिंदी लिखो, ठीक है, मैं हिंदी लिख रहा हूं बेटा, हिंदी हिंदी लिख रहा हूं, डोंट वरी। देखो, तो ये हिंदी में ही है, इसको ध्यान से सुनो। मैंने आपको बताया था, इसको प्रियम्बल में भी बताया था बेटा कि बेरूबारी संघ मामला जो आया था, ठीक है, 1960 में, उसमें क्या कहा गया कि मान लो अगर
बाउंड्री मतलब भारत का कोई भी हिस्सा अगर किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री को करने देने के लिए क्या होगा, या तो अगर विवाद है, 1969 में कहा गया कि अगर विवाद है तो क्या होगा, ठीक है सर प्लीज इंग्लिश ही रहने दो। हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हैं। बेटा देखो, बेरूवारी मामले में क्या कहा गया था, 1960 में केस आया था, मैंने आपको बताया था प्रियम्बल के भी मामले में कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां देखो बेरूवारी संघ मामले में क्या कहा गया कि भारतीय क्षेत्र को, ठीक है, भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने के लिए आर्टिकल 368 के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए जो बांग्लादेश का समझौता हुआ था ना, बांग्लादेश से सीमा विवाद का जो समझौता हुआ था बेटा, वो क्या हुआ था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसको आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया गया। इस बात को ध्यान में रखना, उसको कहां किया गया, आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया गया था। समझ में आया। फिर उसके बाद 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया, मतलब मैंने आपको बताया कि 1969 में क्या हुआ, एससी ने फिर से बोला, हाँ एक बच्चा बोल रहा है मेरी सुनो, ठीक है पहले पढ़ लो फिर सुनता हूं सबके। बेटा देखो 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि अगर कोई सीमा विवाद है तो उसके लिए कोई संशोधन की जरूरत नहीं, ना उसको आर्टिकल 4 के अंदर संशोधन करने की जरूरत है, ना 368 के अंदर, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा सकता है। समझ में आया। फिर उसके बाद बेटा कि 100 जो 100वां संविधान संशोधन था, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जो सीमा विवाद था भारत का और बांग्लादेश का वो निपटाया गया। बच्चे मैंने आपको बता ही दिया कि वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, उनका व्यू पॉइंट माना जाता है बस, और कुछ नहीं, मतलब उनकी एक व्यू ली जाती है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो पास कर रहे हैं, खुश हैं ना खुश हैं, वो एक अलग बात है। आर्टिकल 4 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कुछ कमीशन सेटअप हुए, आप देख रहे हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यहां तक कि अगर किसी को, सर हिंदी में लो लिखो, एक तो हिंदी और इंग्लिश वालों से मैं थोड़ा सा परेशान आ चुका हूं, ठीक है। एक काम करें, आपको जो पीपीटी है पीपीटी से पढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों। जस्ट 1 सेकंड, ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो सबसे पहले कमेंट कर दो, डाउट ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट यहां तक अगर किसी का डाउट है ना, ठीक है, ठीक है, व्हाट्स योर नेम, ग्रेट, ठीक है, डन। आर्टिकल 2 में क्या डाउट है, आर्टिकल 2 में मैंने बोला कि कुछ नहीं करना है, जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट में बाई लॉ क्या कर सकता है, वो एक नए कानून को बना सकता है, मतलब किसी भी स्टेट को या तो एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब एडमिट कर सकता है, स्टैब्लिश कर सकता है, ये आर्टिकल 2 कहता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। और आर्टिकल 4 में बेटा सिर्फ ये है कि जो संशोधन होगा आर्टिकल 2 और 3 का, जो भी संशोधन होगा वो आर्टिकल 368 में नहीं आएगा। सिंपल है। अब देखो बेटा हुआ क्या, ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो कि मैं आपको 3 चीजें बता दे रहा हूं। एक बच्चा है ना हिंदी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तो मैं हिंदी में लिख लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अपॉलॉजीज कि मैंने हिंदी में नहीं लिखा,
ठीक है, ये देख लेते हैं बच्चे। देखो, एक तो 1950 की स्थिति जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, 1950 में अगर भारत में देखा जाए तो टोटल 4 कैटेगरीज में स्टेट थे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज में स्टेट्स थे और ये व्यवस्था अंग्रेजों ने ही बनाई थी। इसमें ए में अगर मैं देखूं तो ए में गवर्नर्स प्रोविंस थे। अच्छा, हिंदी में लिखना है। ठीक है, ए में गवर्नर प्रांत थे। ठीक है, बी में अगर मैं बताऊं तो आपको प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है, और ये बेटा था कमिश्नरी प्रांत। और बेटा डी में था, ठीक है, हिंदी वाले थोड़ी देर शांत रहो, इंग्लिश वाले। ठीक है, इसमें था बेटा अंडमान एंड निकोबार। बस इसमें एक ही स्टेट था, अंडमान और निकोबार। इसमें कितने स्टेट थे? 9 थे बेटा, इसमें 9 थे और इसमें 10 थे। ठीक है, और इसमें अंडमान निकोबार था, एक था। तो उस टाइम पे टोटल 29 स्टेट्स थे। आज के टाइम पे कितने स्टेट्स हैं? सारे लोग कमेंट करके बताओ। बच्चे इंग्लिश में बताऊंगा मैं। ऐसा हिंदी और इंग्लिश करोगे ना फिर मतलब कंटेंट छूट जाएगा, फिर मत बोलना। फिर मैं पीपीटी से आराम से पढ़ाता हूं आपको और सारी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, 28 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरी है। सही है, 9 यूनियन टेरिटरी है क्या आज? मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, तो बेटा दो तीन चीजें याद रखनी है। एक तो 1948 में थोड़ी देर पढ़ लेते। ठीक है, अब कमेंट हो गया। तो 1948 में सबसे पहले सुनो, भारत आजाद हुआ। सबसे पहले तो हम अंग्रेजों के अंडर थे, तो भारत आजाद हुआ। भारत आजाद होने के बाद क्या हुआ? फिर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की मांग थोड़ी सी तेज हो गई। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट की मांग थोड़ी तेज हो गई। तो उसके लिए हुआ क्या बेटा कि तीन आपको दो ईयर याद रखने हैं। एक 1948, दूसरा याद रखना है 1953। तो 1953 दो याद रखना और 1948। तो इसमें हुआ क्या कि जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की मांग तेज हो गई बेटा, तो वहां पे कुछ कमीशन का गठन किया गया, कुछ गवर्नमेंट द्वारा किया गया और कुछ किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। तो पहला जो कमीशन था जिसका गठन किया गया वो कौन था? एस के धर कमीशन था। हिंदी में देख लो, उस कमीशन का नाम क्या था बेटा? एस के धर आयोग था। और इसका बेसिस क्या था, मतलब क्यों किया गया था इसका गठन? इसका गठन सिर्फ इसलिए किया गया था क्या कि भाषा के आधार पर ये देखे कि स्टेट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। तो इसने रिजेक्ट कर दिया कि मतलब लैंग्वेज के आधार पर, मतलब लैंग्वेज जो होगा लैंग्वेज बेसिस नहीं होगा, लैंग्वेज के आधार पर बेटा कोई स्टेट नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कमीशन गठन किया गया वो कांग्रेस पार्टी ने खुद ही गठन किया। ठीक है, जेवीपी कमेटी के नाम से। तो जेवीपी कमेटी में 3 लोग थे। ठीक है, जैसा कि नाम है, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने भी देखा, ठीक है, बहुत ज्यादा हुए एंड क्राई था कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बने। तो इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि 1953 में, ठीक है बेटा, 1953 में हुआ क्या?
ठीक है बच्चे देखो 1953 में सबसे पहले आंध्रा स्टेट की मांग होने लगी। ठीक है, आंध्रा स्टेट की मांग होने लगी कि इसको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए। और आपको पता ही है हमारे यहाँ मांग कैसे होती है, फिर इसके लिए प्रदर्शन होने लगे और उसमें एक थे श्री पुट्टी रामू। तो ये हंगर स्ट्राइक पे चलेगा और हंगर स्ट्राइक पे जाने के बाद इनकी डेथ हो गई। ठीक है बेटा, जब इनकी डेथ हो गई तो फिर से एक कमीशन फॉर्म हुआ। ठीक है, फजल अली आयोग फॉर्म हुआ। और इसमें देखो कितने मेंबर थे, फजल अली इसके चेयरमैन ही थे, के एम पंडिकर थे और एच एन कुंजरू थे। ठीक है, ये तीन लोग थे। ये इस बेसिस पे फॉर्म हुआ। लेकिन सुनो, और आंध्रा स्टेट का गठन तभी हो गया। ठीक है, आंध्रा स्टेट का गठन तभी हो गया। लेकिन देखो ध्यान से, भाषाई आधार को, अब यहां पे एक कैच है, एक पॉइंट ये समझना कि फिर 1956 में, मतलब जो इनकी रिपोर्ट थी, ठीक है, फजल आयोग की जो रिपोर्ट थी बेटा, वो क्या थी, वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है। फिर से ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि 1948 में कुछ चीजें हुई। 1948 में दो चीज हुई बेटा। 1948 में सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहला कमीशन लैंग्वेज के बेसिस पे, सोचो वहां पे जो संविधान सभा थी हमारी वो काम कर रही थी, साथ साथ कोई सरकार का कोई चुनाव भी नहीं हुआ था। उसी टाइम पे हमने सबसे पहले, भारत स्वतंत्र होने से पहले हमने एक गठन का आयोग कर दिया एस के धर कमेटी के नाम से। तो एस के धर कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट लगाई। उन्होंने रिपोर्ट में यह कहा कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को अलग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और भी समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन उस टाइम पे मांग चल रही थी लैंग्वेज के बेसिस पे। फिर क्या हुआ, दूसरी एक कमेटी गठित हुई, जेवीपी कमेटी, कांग्रेस पार्टी द्वारा। किसके द्वारा बेटा, कांग्रेस पार्टी द्वारा। ठीक है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। ठीक है, ये तीन लोग थे। इन्होंने भी बोला कि लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट पॉसिबल नहीं है फॉर्म करना। ठीक है, भारत की स्थिति ये नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक हंगर स्ट्राइक 1953 में हुआ। क्या कि एक पर्सन थे श्री पुट्टी रामू, ठीक है, आंध्रा स्टेट के, ये हंगर स्ट्राइक पे चले गए कि हमारा मतलब स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे गठन होना ही चाहिए। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि इनकी डेथ हो गई और डेथ के बाद फिर बहुत ज्यादा हुए एंड क्राई हो गया। और उसके बाद हमने 1953 में ही, मतलब भारत ने 1953 में ही आंध्रा स्टेट का गठन कर दिया। उसको आंध्रा स्टेट बोलते थे उस समय, आंध्र प्रदेश नहीं बोलते थे, तो इसलिए याद रखना। ठीक है, उसके बाद फजल आयोग का गठन किया गया, मतलब फजल आयोग का गठन किया गया। उन्होंने बोला कि क्या वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं हो सकता, मतलब ऐसे एक भाषा के आधार पर इतनी सारी भाषाएं, एक भाषा के आधार पर एक स्टेट बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। आप कॉमन सेंस लगाना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या एक भाषा, एक भाषा और एक प्रांत का कोई इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, ठीक है, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। आप सोचना, सोचने पर भी ये चीजें नहीं निकलेंगी। ठीक है, आगे देखो बेटा, उसके बाद हुआ क्या था। ठीक है, ये हो गया। लेकिन लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है, मतलब एक भाषा एक राष्ट्र नहीं होगा, लेकिन लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकती है कुछ चीजें। लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स का गठन किया जा सकता है। इसीलिए 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, तो जिसमें कुछ स्टेट्स का गठन किया गया। उसमें कितने स्टेट्स थे, तो टोटल 14 स्टेट थे। टोटल हाउ मेनी स्टेट्स वर देयर, ठीक है, टोटल बेटा 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। मैं आपको ये बात बता रहा हूं 1956 का। ठीक है, टोटल कितने स्टेट्स थे, 14 स्टेट्स थे एंड 6 यूनियन टेरिटरीज थी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो
ठीक है, तो बेटा अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो वो कौन कौन से स्टेट थे, अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सिंपली देखो अभी, एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर था, ठीक है, दूसरा पंजाब था। मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता दे रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, एंड मतलब अगर मैं इसको एक बोलूं, चलो ठीक है ना, रैंडम नहीं करते, कोई चीज अच्छे से कर लेते, थोड़ा याद रहेगा। ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, मान लो ये पहला हो गया, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, फिर ये दूसरा हो गया राजस्थान, अच्छा ऊपर से ही कर रहे हैं तो यहीं से कर लें, ठीक है, फिर उसके बाद पंजाब हो गया, मैं पंजाब और हरियाणा को एक साथ लिख रहा हूं तो ये दोनों एक साथ ही थे उस टाइम पे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया बेटा, तीसरा राजस्थान हो गया, फिर उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात एक साथ थे तो बॉम्बे बोला जाता था इसको, तो ये चार हो गया, फिर उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हो गया, तो मैं बाउंड्री पे इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है, ये पांचवा हो गया, फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस टाइम पे एक थे, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा हूं मैं, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज होगा तो बता देना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, बिल्कुल, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये पांच हो गया, यहां आओ, ये छह हो गया, क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड उस टाइम पे एक था, फिर उसके बाद यहां पे आओगे आपको सातवां स्टेट मिलेगा बिहार, आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां जाते हैं बेटा, ये क्या है बताओ, इसको उस टाइम पे मैसूर बोलते थे, ठीक है, कर्नाटका को मैसूर बोलते थे, तो ये आठवां हो गया। थोड़ा अच्छे से देख लो एक बार, मैप भी रिवाइज हो जाएगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे आपको बताता हूं किस तरीके से स्टेट्स का गठन हुआ आगे, मतलब पहले भी क्वेश्चन आए हैं और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बच्चे देखो, तो ये हो गया, और उसके बाद आंध्रा और मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक थे, तो इसको 9 काउंट कर लो आप, ठीक है, और ये आपका मैंने बताया इसको मैसूर बोलते थे और इसको मद्रास बोलते थे, तो ये 10 हो गया, और केरला अलग से ही था, तो ये आपका 11 हो गया। यहां बेटा आसाम था, ठीक है, 12 हो गया, और उड़ीसा था आपका 13, और ये पश्चिम बंगाल 14, तो ये 14 स्टेट थे, ठीक है। यूनियन टेरिटरी भी मैं आपको बता रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी सिंपल था उस टाइम पे, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था, तो एक हो गया, दूसरे कलर से लिख दो, तो ये क्या हो गया बेटा, ये एक हो गया, और ये लक्षद्वीप दो हो गए, ये आपका तीसरा हो गया, और यहां पे ध्यान रखना कि एक तो था आपका त्रिपुरा, ठीक है, और एक था आपका क्या, मणिपुर, मिजोरम नहीं मणिपुर, इस बात का ध्यान रखना। दिल्ली हमने छोड़ दिया, ठीक है, तो दिल्ली भी था बेटा उस टाइम पे भी, तो आपका 6, तो ये ध्यान से देखो, ये 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी थी उस टाइम पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो, ठीक है, अब देखो कुछ चीजें ध्यान से समझना, मैं आपको ये बता ही दिया, यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वैसे आई थिंक यहाँ पे मैप ही मैंने आपको बताया था, इसलिए बोला था मैप लेके आना, ठीक है, मैप अगर आपके पास होगा तो आपने देख लिया होगा, ठीक है। बेटा सेवन सिस्टर में मैंने आपको बोल दिया कि ये दोनों यूनियन टेरिटरी ही थे, और मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वो किस में आता था, असम में आता था, ठीक है, जो अलग नहीं है उसको समझो वो असम का पार्ट है, ये समझना आप, ठीक है। बच्चे ने पूछा है इसका यूनियन टेरिटरी, मैं बताता हूं किस तरीके से, अब इसके बाद कैसे गठन हुए राज्यों को, ये भी समझ लो। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं मैप में, पहले मैं आपको ऐसे बता देता हूं, फिर मैप में एक बार दिखा दूंगा, बच्चे ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, ये 14 राज्य, मतलब 14 राज्यों 6 यूनियन टेरिटरी हुई। मैं सीरीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो ये 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी यही थी, और कुछ अलग नहीं था। मैंने मैप ऐसे ही 1 2 3 मैं नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि आपके पास मैप है, आप मैप से नाम लिखोगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक,
अच्छा बताओ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद पहला स्टेट कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था, सबसे पहले बताओ। बच्चे ध्यान से देखना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद जो पहले राज्य का गठन हुआ था, पहला राज्य बना था ना, वो गुजरात था। कौन सा था? गुजरात था। और इसको किसमें से अलग किए गए थे, किसमें से अलग किए गए थे ये मैं नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है। नहीं पता होगा तो मैं बोल दूंगा तो याद हो जाएगा। तो 1960 में सबसे पहला जो राज्य बना था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, वो कौन था? वो गुजरात था। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो, फिर 1963 की बात करें तो 1963 में, अब याद करना है मेरे साथ साथ, आपको याद करना है। वैसे तो जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप है उसमें जो चेंज आया था बेटा, वो 1972 के बाद हुआ था, 1972 में हुआ था। लेकिन आप देखोगे तो नागालैंड था, तो नागालैंड में सेसेशनिस्ट मेजर थोड़ा सा हाई था उस टाइम पे, तो नागालैंड का गठन पहले ही कर दिया गया। ठीक है, तो 1963 में कौन सा स्टेट बना बेटा? नागालैंड बना। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाओ आप, ये याद करना भी आसान है। देखो यहाँ पे 3 इयर्स, तो आफ्टर जस्ट आफ्टर 3 इयर्स क्या हुआ, यहाँ पे देखो, जस्ट आफ्टर 3 इयर्स क्या हुआ बेटा, यहाँ पे देख रहे हो ये पंजाब, यहाँ पे पंजाब ऐसे है, तो पंजाब को अलग कर दिया गया। ठीक है, हिमाचल तो मैंने आपको पहले ही बताया था, बट इतना पार्ट नहीं आता था, तो पंजाब का कुछ पार्ट हिमाचल में आता था। तो ऊपर का जो एरिया था, मतलब एक स्टेट बना हिमाचल, मतलब पंजाब, जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी उसको कर दिया हरियाणा में, तो इसको पंजाब और हरियाणा में चेंज कर दिया। तो 1966 में देखो, सबसे पहले गुजरात को कहां से अलग किया गया? गुजरात को अलग किया गया बॉम्बे से, बॉम्बे प्रोविंस से, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, 1963 में नागालैंड, ठीक है, एक नया राज्य का गठन हुआ। नागालैंड आपको लोकेशन पता ही होगी। ठीक है, ये बेटा यहां पे ये ध्यान रखना। 1966 में क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हरियाणा और किसका गठन हुआ? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, इसके बाद देखो, बेटा 1972, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला ना, 1972 में मेजर चेंजेस आए थे। नॉर्थ ईस्ट का जो मैप था वहां पे मेजर चेंज आया था। ठीक है, इंक चेंज कर लेता हूं। ठीक है, 1972 में नॉर्थ ईस्ट के मैप में मेजर चेंज आया था। अब यहां से याद रखो, देखो, अब देखो याद रखना है कि 1972 में क्या हुआ बेटा, दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई, टोटल पांच स्टेट के मैप में चेंज आया, ध्यान दो, टोटल 5 स्टेट के मैप में चेंज आया। दो तो बनाई गई यूनियन टेरिटरी, कौन सी? एक तो बिल्कुल एक्सट्रीम टॉप, एक्सट्रीम टॉप क्या है बताओ? अरुणाचल प्रदेश। और एक्सट्रीम डाउन, एक्सट्रीम डाउन कौन सा है बताओ? कौन सा बेटा? मिजोरम। तो ये दो हो गए, प्लस 3 और, वो तीन कौन से हैं? वो तीन यहां लिख दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं 1972 में। ठीक है, बाकी कौन कौन से बचे? आसाम पहले से ही था, ठीक है, नागालैंड बन ही चुका था, तो बचा कौन कौन सा बताओ? सबसे पहले आप, ये मणिपुर, फिर कौन सा बेटा? मणिपुर के बाद त्रिपुरा, फिर कौन सा? त्रिपुरा के बाद मेघालय बचा, ये पार्ट। ठीक है, तो मेघालय। समझ में आया? तो देखो यहां से याद कर लो। ठीक है, मैंने आपको बोला कौन सा, सबसे पहले वापस से देखो, यहां पे
मणिपुर, ठीक है। मतलब जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा याद करना आपके लिए ही आसान हो जाएगा। त्रिपुरा, ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, बाकी जो यूनियन टेरिटरी बनी थी, अच्छा यहां बीच में एक मेजर चेंज हुआ, ठीक है, यहां पे देख लो आप, बीच में एक मेजर चेंज हुआ बेटा। सिक्किम के बारे में पहले बात करते हैं। जो सिक्किम था, इतना ध्यान रखना कि 1947 से लेकर 1974 तक, बहुत आसान है, बस 47 इधर इधर 74 कर दो आप, ठीक है। जो सिक्किम था वो भारत का क्या था, प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, ठीक है। और ये पहला पहला पॉइंट, ठीक है। तो 1974 में हुआ क्या बेटा, ये सिक्किम के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सिक्किम का थोड़ा सा इतिहास जान लो। मतलब ये क्वेश्चन आया भी है कि उसको कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हटाया गया है ना, तो आगे भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिक्किम के बारे में बता रहा हूं। ठीक है बेटा, देखो, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1974 में हुआ क्या, कि सिक्किम बन गया भारत का एसोसिएट स्टेट। मतलब ये एक ही ऐसा राज्य है जिसको हमने ऐसा दर्जा दिया, ठीक है। यहां पर ये संरक्षी राज्य था और यहां पर ये सह राज्य बन गया, ठीक है, एसोसिएट स्टेट 1974 में। इसके लिए हमने एक आर्टिकल ऐड किया 2A, जो आपको दिखाया था, जो रिपील हो गया, तो आर्टिकल 2A ऐड किया जिसमें सिक्किम को ऐड किया। तो और सुनो, 10th शेड्यूल भी ऐड की। जो 10th शेड्यूल है आज उसमें वापस से सिक्किम के बारे में डिटेल्स नहीं है, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ है, बट उस टाइम पे ऐड किया गया 10th शेड्यूल, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा चला नहीं, तो मतलब फिर उन्होंने डिमांड कर दी कि हमको भारत में पूरी तरीके से मिलाओ, हम चाहते हैं भारत में शामिल होना, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उस दिन, रेफरेंडम और प्लेबीसाइड दो चीजें होती है। तो नॉर्मल चीज होती है तो रेफरेंडम लेते हैं, बट प्लेबीसाइड टेरिटरी का मामला है तो प्लेबीसाइड कराया गया। तो प्लेबीसाइड में क्या हुआ 1974 में बेटा, ठीक है, मैंने यहां पे एक एरो ले लिया। 1975 में जो सिक्किम है, इसको 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको क्या करा गया, भारत का 22वां राज्य बना दिया गया, ठीक है। 22nd स्टेट्स बना दिए गए। अब देखो स्टेट्स देख लो, मैंने आपको बताया कि पहले ही 14 और 6 थे। ध्यान से देखो, पहले कितने राज्य थे, 14 और 6 थे, ठीक है। उसके बाद गुजरात कौन सा राज्य बना, 15वां बन गया। नागालैंड 16वां बन गया, ठीक है। फिर हरियाणा बेटा ये 17th बन गया, और ये हिमाचल 18th बन गया, ठीक है। फिर मणिपुर में आओ, मणिपुर क्या, ये 19th, ये 20th, और ये 21st, ठीक है बेटा। और ये 22nd स्टेट बन गया, ठीक है, समझ में आया।
35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एसोसिएटेड, बिल्कुल 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था बेटा उससे एसोसिएट स्टेट बना, और 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ही आर्टिकल 2A जोड़ा गया था। और कब आया था वो? 1974 में। तो आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 10th शेड्यूल ऐड हुई। ठीक है, अभी जैसे ही ये स्टेट बना, पूरा राज्य बन गया, तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, फिर इसको हटा दिया गया। ये किससे हटेंगे बताओ? अगर मैं आपसे सिंपल से ये क्वेश्चन पूछ लूं कि जो आर्टिकल 2A है और 10th शेड्यूल है, इसको किससे हटाया गया था? तो 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 से हटाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आपको 22nd स्टेट तक बता दिया। अब देखो अब हुआ क्या। ठीक है, अब आते हैं बेटा 1987 में, फिर से मैप चेंज हुआ। तो इसमें सबसे पहले कौन सा राज्य बना? ठीक है, यहां पे ये बचा पड़ा था, बताओ कौन सा स्टेट है? मिजोरम, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और फिर गोवा। तो ये याद रखना। ठीक है, गोवा यहां है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सबको पता होगा, तो मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, सबसे ऊपर है, टॉप पे, पहले बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो कौन सा बना बेटा? मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया बेटा? ये 23rd हो गया। मैं बिल्कुल सेक्वेंस से बता रहा हूं, आप टेंशन मत लो कि हाँ ये 23rd होगा कि 24वां होगा, उसका टेंशन मत लो। ठीक है, ये 24th हो गया और ये 25th हो गया। सबसे लास्ट में फिर 2000 में, सन 2000 में भी गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो बेटा फिर क्या हुआ कि 2000 में फिर से मेजर मैप चेंज हुआ। क्या हुआ बताओ? सबसे पहले छत्तीसगढ़, ठीक है, किसको काटकर बनाया गया बताओ? दिन बेटा यूके, मैं यूके लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे, यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड, मैं जानबूझ के यूके लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद कौन सा बेटा? सबसे लास्ट वाला स्टेट, मतलब वैसे तो तेलंगाना है, बट तेलंगाना से पहले सेकंड लास्ट बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो ये बना कौन सा बताओ? 26th, 27th, उत्तराखंड हो गया, ये 27th हो गया। ठीक है, और ये झारखंड हो गया। कौन सा? 28th। समझ में आया? तो सीक्वेंस से याद कर लो स्टेट्स। सर कैन आई कॉल यू आफ्टर क्लास? यस यू कैन। ठीक है बच्चे, समझ में आया? मतलब अगर कुछ इश्यू है तो यहाँ पे पूछ लो। देखो अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैंने आपको 4 कैटेगरीज थी। अब देखो आज की क्लास में जनरली हमने स्टेट को लेकर क्या पढ़ा? सबसे पहले मैंने आपको 1 2 3 4 आर्टिकल पढ़ा दिए। कुछ बच्चों को 2 आर्टिकल समझ में नहीं आया था, 2 में मैंने बोला कि ऐसे राज्यों का गठन होगा जिसमें कोई भी, मतलब जो भी इंडिया का पार्ट नहीं है। फिर आर्टिकल 4 में सिर्फ ये कहा गया है कि कोई भी संविधान में संशोधन, स्पेशली आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा, के तहत कोई संशोधन किया जाएगा, तो वो 368 का पार्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया कि फिर 1948 में 2 इंसिडेंट हुए। पहला क्या कि सबसे पहले कौन सी कमेटी बनी? एसके धर कमेटी बनी। ठीक है, जिसने बोल दिया कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई स्टेट का गठन नहीं हो सकता। फिर जेवीपी कमेटी बनी गई। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए टोटल कितनी कमेटीज गठित हुई थी सरकार द्वारा, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले, तो आप बताओगे 3, जो कि गलत होगा। 2,
क्योंकि जो मैंने आपको बताया जो जेबीवी कमेटी थी बेटा वो कांग्रेस पार्टी ने गठित की थी, ठीक है। और तीसरी फजल अली कमीशन जो गठन हुआ था, फिर उसने बताया कि लैंग्वेज एक बेसिस हो सकता है, बट लैंग्वेज के बेसिस पे मतलब वन लैंग्वेज वन स्टेट तो बनेगा नहीं। फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, ठीक है, 1956 में, जिसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनी, जिसको मैंने आपको दिखा दिया मैप पे। होप कि याद हो गया होगा, नहीं याद होगा तो क्लास को वापस से देखना क्योंकि फैक्चुअल है थोड़ा सा। फिर मैंने आपको सिंपली समझाया कि आपको टेंशन नहीं लेना है। आप सबसे पहले देखो 1956 में स्टेट का गठन हो गया, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया मैप के हिसाब से, फिर से वापस से देखो, चलो मैप पे समझा देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, देखो मैंने लिखा है, वापस से लिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया कि सबसे इसके बाद जो स्टेट बना वो कौन सा बना बेटा, 15वां स्टेट ये बना, क्या, गुजरात। किससे अलग हुआ, बॉम्बे से अलग हुआ। बॉम्बे मतलब पूरा महाराष्ट्र और गुजरात एक में था, तो बॉम्बे से अलग हुआ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1966 में कुछ मेजर चेंजेस हुए, जिसमें, ठीक है, ये 16वां स्टेट बना, मतलब हरियाणा। फिर उसके बाद कौन सा बना बेटा, ये 17वां बना। समझ में आया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था, तो उसको 17वां स्टेट बना दिया। जो अपर पार्ट था पंजाब का थोड़ा सा, उसको भी लेके, ठीक है। तो ये 1966 हो गया। फिर 66 के बाद, सॉरी मैंने देखो थोड़ा सा गलत बताया, ठीक है। मैंने बोला गुजरात के बाद जस्ट कौन बना था, ठीक है, कौन बना था बताओ, नागालैंड। तो ये हुआ था 16वां स्टेट। फिर उसके बाद बेटा तब आया 1966 में ये, 1960 में, फिर 1963 में, फिर उसके बाद 1966 में दो स्टेट कौन से, ये हो गया आपका 17वां और ये हो गया 18वां राज्य बना, ठीक है। 66 के बाद फिर मैंने आपको बोला कि आप 1972 में मेजर चेंजेस हुए थे। फिर आप यहां जाना, ये दोनों तो बन गए थे यूनियन टेरिटरी, कौन से, मिजोरम और अरुणाचल, ये बन गए थे यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी मैं नहीं लिख रहा हूं। तो फिर उसके बाद कौन कौन से स्टेट, ये देखो यहां पे सबसे पहले ये बना कौन सा बताओ, 18वें के बाद ये 19वां बना, फिर ये 20वां राज्य बना, फिर उसके बाद ये बेटा मेघालय, ये 21वां बना, ठीक है। मैप में ध्यान से देखना, ठीक है। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है कि तेलंगाना नहीं बताया। बच्चे तेलंगाना तो फिर आपको पता है कि 2014 में फॉर्म हो गया था ना। ये देखो तेलंगाना, ये सबसे लास्ट में, इसको 29th कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा ये देखो 21वां राज्य बना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया क्या कि सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना, सिक्किम। ये सबसे पहले बेटा ये क्या था, इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। 22वां राज्य बनने से पहले इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट था, कब से, 1947 से 74 तक, ठीक है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। फिर उसके बाद इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें आर्टिकल 2A जोड़ा गया और 10th शेड्यूल जोड़ा गया। लेकिन एक साल बाद ही 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फिर से 2A को हटा दिया गया, नॉर्मल स्टेट बना दिया गया प्लेबीसाइड करवा के, ठीक है। तो 2A हटा दिया, 10th शेड्यूल हटा दिया और इसको एक अच्छा सा सुंदर सा स्टेट बना दिया गया, भारत का पार्ट बना दिया गया। मतलब मुझे और डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, वहां चोगियाल डायनेस्टी थी, उसका राज हुआ करता था, तो वो सब नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। वो 22वां राज्य बना। फिर उसके बाद कौन से चेंज हुए बताओ, 1975 के बाद, ठीक है, वो 1975 में। फिर उसके बाद 87 में आ गए। 87 में फिर कौन कौन से स्टेट बने बेटा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मिजोरम, ठीक है। तो ये कौन सा बना, 23वां राज्य बना। और अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य बना बेटा, 24वां। और गोवा बना बताओ, 25वां राज्य बना। मैप होगा समझ में आएगा, मैप नहीं है तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उससे होगा भी कुछ नहीं। तो मैप नहीं है बेटा, तो यहां देखो ध्यान से, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये 25वां राज्य बन गया, ठीक है। कहां पे थे हम, गोवा में, ठीक है। 1987 फिर मैंने आपको बताया कि 2000 सन 2000 में मेजर चेंजेस हुए, ठीक है बेटा। तो 26वां राज्य कौन सा बना, छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ किससे अलग करके बना बताओ, मध्य प्रदेश बताया था ना। फिर उसके बाद उत्तराखंड को अलग करके बनाया गया बेटा, यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। उस समय इसको उत्तरांचल बोलते थे।
तो 27 बनाओ और 28 मैं नहीं बताऊंगा, आप ढूंढो बेटा। बता दिया, ठीक है, झारखंड। तो ठीक है 28 और 29 बेटा मैंने आपको बताया कि तेलंगाना बना, ठीक है 2014 में, सबसे लेटेस्ट। ठीक है, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। गोवा, अरुणाचल, मिजो, बिल्कुल सही। ठीक है, हर्ट ऑफ इंडिया 1972, 2000 मेजर चेंजेस, बिल्कुल। हाँ मेजर चेंजेस हुए बेटा, 1972 में मेजर चेंजेस हुए। आपको वहां पे 5 राज्यों की बाउंड्रीज में चेंज हुए, ठीक है, 2 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश को और मिजोरम को। उसके बाद फिर इसको राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये मैंने दिया है, मैंने आपको लिख के इसलिए बताया कि आपको चीजें याद हो जाएं, अदरवाइज लिखी तो हुई ही है चीजें, हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई है, और नाम में आई डोंट थिंक कि आपको हिंदी की जरूरत है। अगर मैं कोई नाम लिख रहा हूं तो आप थोड़ा सा मैनेज करो, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखूंगा तो बहुत सारा कंटेंट छूट जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मतलब इससे पहले भी कहीं पे वाईटी पे पढ़ते होंगे, आपको समझ में आता होगा कि किस तरीके से चीजें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कंटेंट थोड़ा सा मिल जाए, ताकि बिल्कुल एकदम, पहली बात तो एग्जाम ओरिएंटेड हो, दूसरी बात ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज आ जाए, मतलब जो मैंने पढ़ाया ही ना। ठीक है, तो सिर्फ पीपीटी और पीपीटी पे रहेगी, मैं ऐसे पढ़ दूंगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो दिक्कत होगी। इसलिए मैं लिखता हूं ताकि आपको चीजें याद भी हो जाए। ठीक है, हाँ एक बच्चा बोल रहा है 2019 में लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना। ठीक है, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को फिर से अलग कर दिया गया, तो यूनियन टेरिटरी बना। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 9 अभी सबसे पहले कमेंट आया था कि 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो याद रखना 9 नहीं है, 8 है, दमन और दीव। ठीक है, दमन और दीव और दादरा नागर हवेली को एक कर दिया गया। ठीक है, एक्ट आया था 2019 में ही, और उसको एक किया गया, मतलब अनाउंस किया गया 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26, सब चीज 1950 को नहीं होता, तो 26 जनवरी 2020 को एक्ट आया था 2019 में। ये चीज याद रखना बेटा। किसी को कोई डाउट है क्या? इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? किसी को याद हो गया? मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा फैक्ट ज्यादा है, तो एक बार में तो याद होगा नहीं, अगर आप रिवाइंड करके एक बार वीडियो को देखेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसका आंसर मुझे कोई बताएगा? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बताया सारे। एक बच्चा बोल रहा है क्लास रहने दीजिए। ठीक है, जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा देता हूँ, किसी का डाउट है तो पूछ लो, बहुत थोड़े से क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बता दो, चलो इसका आंसर बता दो बस। ऑप्शन ए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बना था बताया था ना मैंने। ठीक है, नागालैंड, गुजरात के जस्ट बाद नागालैंड 1963, गुजरात 1960, याद करो। सिक्किम 1975, 22वां राज्य, याद करो। ठीक है, मेघालय बेटा बताओ, तो मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है याद रखना, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, सॉरी मेघालय जो है अरुणाचल प्रदेश से पहले बन गया था। अरुणाचल प्रदेश उस टाइम पे क्या था? यूनियन टेरिटरी था। उस टाइम पे 3 राज्य बने थे ना, त्रिपुरा, ठीक है, मेघालय और मणिपुर। और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्या बने थे उस टाइम पे? यूनियन टेरिटरी। बिल्कुल, ऑप्शन ए करेक्ट है, एकदम सही है। ठीक है बच्चे, तो एकदम सही है ऑप्शन ए। ठीक है, क्लास को ज्यादा टाइम कहां हुआ? ठीक है, क्लास फाइंड अप करो, करें। चलो ठीक है, किसी का कोई डाउट है? बाकी कुछ ही क्वेश्चन है, कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको कल करवा दूंगा, आज थोड़े से फैक्ट ज्यादा हो गए थे। ये देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप कर ही दोगे ना, अगर ऐसे क्वेश्चन, मतलब इससे पहले हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, कुछ बच्चे एग्जाम में अपियर हुए भी होंगे, ठीक है, बट इश्यू हुआ होगा। तो अब देखो, अगर इसमें से आपको तो तुरंत पता होगा कि कौन सा
अमेंडमेंट एक्ट आया था, सिक्किम कौन से राज्य बना। तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ये देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है सर। आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है, एक बच्चा बोल रहा है आर्टिकल 368 क्या है। आर्टिकल 368 अच्छे से समझाऊंगा जब मेजोरिटीज बताऊंगा, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है उसके प्रोसीजर हैं। अब उसमें 2-3 तरीके से अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। 2-3 तरीके से, एक तो होता है कि स्पेशल मेजोरिटी से, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस 50% स्टेट्स के साथ में। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसमें बच्चे बोल रहे हैं 1-2 एकदम सही बोल रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा। ठीक है, तो आज की क्लास बस करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। बताओ किसी का कोई डाउट है? सर रैंक 1 लाने के लिए बस इतना ही करो, और कुछ करने की जरूरत है ही नहीं बच्चे, ठीक है। और थोड़ा सा जब जीएस पढ़ोगे, माइंड ब्रॉड होगा, तो एसएसबी इंटरव्यू में भी चीजें एकदम सही होंगी, ठीक है। एसएसबी में भी एकदम फोड़ के आओगे, इंटरव्यू में भी एकदम कमाल करके आओगे, ठीक है बच्चे। हाँ हाँ, अब रहने देते हैं, ठीक है। डाउट नहीं है, क्लास कल आते ही किसी का डाउट रहेगा तो पूछ लेना, ठीक है। चलो ठीक है, रहने देते हैं। चलो बाय। हाँ जी बेटा, हाँ हाँ तभी होगा। हाँ इंग्लिश में होती है, बट बच्चों को लगता है कि मतलब यहाँ इंग्लिश पढ़ लेंगे तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा उनको, उनको ये नहीं समझ में आता कि इंग्लिश से उनका भला होने वाला है, ठीक है। नाउ इट्स ओके, ठीक है, चलो बाय। बाय, टेक केयर। और सभी लोग रिवाइज कर लेना, रिवाइज करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है बेटा, चलो ठीक है, बाय।